हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र सरकार ने जय 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 महाराष्ट्र माझा को अपना राज्य गीत घोषित किया है और इसे 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर अपनाया जाएगा। IIRF रैंकिंग जारी हुई है। इसके अनुसार भारत का टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट है IIM अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए डेनमार्क से समझौता किया है और VK पांडियन को इनको ओडिशा में FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर होंगे प्रशांत अग्रवाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मानेसर में पंचामृत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। वहीं मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश चुना गया है भारत को, और भारत इससे पहले कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में स्पेन को चुना था थीम स्टेट या कहे थीम देश। हाल ही में जैग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये अंडर 23 के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। प्रसिद्ध फिल्मकार विश्वनाथ जी का निधन हो गया। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 5 बार, इसके अलावा पद्मश्री भारत का चौथा नागरिक सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भी कई पुरस्कार मिल चुके थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनको आपने रिवीजन किया जिनका 1 मिनट में। अब आज की करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डे है ये फरवरी मंथ का। तो वर्ल्ड कैंसर डे आप याद रखेंगे 4 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। और ये वर्ल्ड कैंसर डे है यानी विश्व कैंसर डे 4 फरवरी को। दोनों ही इंपॉर्टेंट डे हैं, याद रखेंगे। तो कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कैंसर होता क्या है? कैंसर दोस्तों ना एक कोशिकाओं का जब अनियमित तरीके से वृद्धि होने लगता है तो उससे कैंसर हो जाता है। मनुष्य के शरीर में कोई भी कोशिका है, कोई भी सेल है, उसमें अनियमित अनकंट्रोलेबल अगर ग्रोथ होने लगती है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, और बहुत टाइप के कैंसर आपने सुने भी होंगे होते हैं। ठीक है, इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप। अब क्लोज द केयर गैप आपने सुना होगा, पिछली बार भी थीम थी। बिल्कुल, ये 2022, 2023 और 2024 के लिए थीम रहेगी। तो अगले 1 साल के लिए भी ये रहने वाली है। मतलब इस बार तो है ही, पिछली बार भी थी, अगली बार भी यही थीम रहेगी। ठीक, तो 3 वर्षों के लिए थीम यही है। अब फरवरी महीने का 3 इंपॉर्टेंट डे अभी तक आ चुका है। एक तो आया था 1 फरवरी को जब हम लोगों ने पढ़ा इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। तो तीनों महत्वपूर्ण दिवस जो अभी तक आए हैं फरवरी में, इनको याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में अपने बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही के प्रतीक को हटाने की घोषणा की? ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भैया अब हो गया बहुत। हम 200 सालों से आप लोगों के जो राजा महाराजा रहते थे, ब्रिटिश के जो महाराजा राजा रहा करते थे, रानियां रहा करती थी, उनके नाम पर अपने नोटों में उनकी फोटो छापा करते थे। लेकिन अब जब से एलिजाबेथ द्वितीय चली गई हैं, तो जब एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद से आपको पता होगा इंग्लैंड में अब वहां पर जब चार्ल्स तृतीय आ गए हैं नए राजा बन करके, तो उनकी मुद्राएं अब छपना शुरू हुई हैं। ठीक है, कुछ महीनों के बाद एलिजाबेथ द्वितीय तो गई, 2-3 महीना हो गए, तो अब नई मुद्रा छपना शुरू हुई। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं, अब हम नई मुद्रा में वहां के राजा का की फोटो नहीं डालेंगे। ठीक है, तो अब हम किसका डालेंगे? अब ऑस्ट्रेलिया अपने जो अनसंग हीरोज हैं, इसके अलावा जो वहां का जो कल्चर है, उन सबको वहां पर डालेगा, जैसे भारत करता है। भारत आप देखते हो कि 2000 के नोट पर मंगलयान है। ठीक है, ऐसे वगैरह वगैरह है। और स्टैटिक जीके वाली ई बुक में तो आपको बकायदे दिया भी गया है और पूछा भी जाता है इंडिया के एग्जाम में, किस नोट पर किसकी छवि है बनी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने रिमूव कर दिया है और खास करके शुरुआत इसने की है 5 रुपए के नोट से। तो $5 का जो नोट होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, उसमें स्वदेशी संस्कृति का सम्मान करने के लिए ये डिजाइन डाला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों जनता के द्वारा ये भी डिमांड उठ रही है कि अपने आप को भी गणतंत्र कर दो। देखो गणतंत्र एक टर्म होता है, रिपब्लिक, उसको लोग जो बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। मतलब जैसे अगर आप पूछा जाए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो लोग यही बताते हैं 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसे गणतंत्र दिवस नहीं कहते हैं कि संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, मतलब लागू हुआ था ठीक है, लेकिन लागू होने के साथ साथ इसी दिन भारत को पहला राष्ट्रपति मिला था। राष्ट्रपति मिलने का मतलब हमारा जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, जो सबसे बड़ा जो पद होगा देश का, वो कोई राजशाही परिवार से नहीं होगा, वो एक प्रजा के द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा। ठीक है, वो जनता के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होगा। तो वो होता है गणतंत्र। गण के द्वारा जो तंत्र बनाया गया है उसके थ्रू वो व्यक्ति चुना गया है, तो वो हुआ राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब जिस देश में है, मतलब कि जिस देश में ऐसा कोई राष्ट्र अध्यक्ष है जो जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुन करके गया हो, तो उस देश को कहते हैं गणतंत्र देश है। ठीक है, अगर किसी का राष्ट्र अध्यक्ष ऐसा है, और किसी का राष्ट्र अध्यक्ष ऐसा है ब्रिटेन जैसा कि एलिजाबेथ द्वितीय चली गई तो अपने बेटे को बता दी कि अब ये बनेंगे राजा, और उसके बाद उनके बेटे राजा बनेंगे। ठीक है, तो प्रिंस चार्ल्स राजा बने हैं, तो उनके बाद प्रिंस फिलिप बनेंगे। तो वो देखो राजतंत्र चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर वो रिपब्लिक नहीं है। ठीक, संविधान तो वहां पर भी है, संविधान ऑस्ट्रेलिया में भी है, संविधान बहुत सारे देशों में है। तो संविधान का होने का मतलब, संविधान लागू होने का मतलब ये नहीं कि वो गणतंत्र हो गया। गणतंत्र का मतलब वहां का राष्ट्रपति हो। ठीक है, और वो राष्ट्रपति जो हो या राष्ट्र अध्यक्ष जो हो, वो जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुन करके गया हो। क्लियर बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इस टॉपिक पर थोड़ा सा वीडियो बनानी चाहिए थी, छोटी वीडियो गणतंत्र दिवस के अवसर पर। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओ। चलिए अगला, कहां पर वैश्विक ऊर्जा बैठक का आयोजन किया गया? तो वैश्विक ऊर्जा बैठक का आयोजन दोस्तों बेंगलुरु में किया जा रहा है, किया जाएगा। एक्चुअली में बेंगलुरु में कल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे बेंगलुरु में, टू होस्ट फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है इस बार, और इस बार इंडिया बहुत सारे आयोजन करेगा ही G20 से रिलेटेड। तो उसी के टर्म में एक है भारत ऊर्जा सप्ताह, इंडिया एनर्जी वीक। ये 6 से 8 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा, यानी कल से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर किया गया इसलिए लिखा गया है जिससे अगर आप ये वीडियो 2 दिन 3 दिन बाद या फिर कई महीनों बाद देखें तो आयोजन हो गया रहे। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन में चेंजेस ना करने पड़े। तो फिलहाल G20 याद रखिएगा कि भारत मेजबानी कर रहा है इस बार। इस बार भारत SCO समिट की भी मेजबानी कर रहा है, मतलब कि SCO समिट भी भारत में ही होने वाली है। भारत में ही वर्ल्ड कप भी होने वाला है। ठीक है, और एक वर्ल्ड कप तो अभी हो ही गया, हॉकी का विश्व कप हो गया है, क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप अभी होने वाला है। अच्छा चलिए, आ ही गया है कुछ सम्मेलन तो रिवाइज कर देते हैं। ब्रिक्स जो है वो कहाँ पर आयोजित होगा? तो ब्रिक्स देखो पिछली बार चाइना में आयोजित हुआ था, इस बार कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में होगा। अच्छा, और SCO हो गया, G20 हो गया, G7 कहाँ पर होगा? G7 इस बार जापान में होगा। जापान में। एक और ले लो, COP28, ये UAE में होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के सभी पूछे जा सकते हैं। अगला, भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो अभी रिसेंटली भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक गांव पड़ता है इस्लाम नगर, उसका नाम बदल करके जगदीशपुर करने की घोषणा की गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट जो है वो होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल मांगी थी, उनके पास रिक्वेस्ट भेजी थी, वहां से अप्रूवल मिल गया है और अब इसका नाम जगदीशपुर कर दिया जाएगा। एक्चुअली में बताया जाता है कि वहां पर 308 साल पहले जगदीशपुर ही हुआ करता था, उसका नाम बदल करके इस्लाम नगर किया गया था, तो अब वही नाम दोबारा से कर दिया गया है। कुछ दिन पहले कुछ और नाम चेंज किए गए थे, जैसे होशंगाबाद नगर का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया था मध्य प्रदेश में, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम किया गया था, और बाबई का नाम माखा नगर किया गया था। ये तीनों मध्य प्रदेश के ही एरिया थे और इनका नाम बदला गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने हरियाणा में 36वें सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो आज भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हुए हैं। हरियाणा में होता है सूरज कुंड महोत्सव। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला माना जाता है, सबसे बड़ा ये शिल्प मेला माना जाता है। तो 36वां संस्करण था, इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ जी ने। ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, भारत के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेट 36 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला।
ठीक है, कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा में। तो ये 4 फरवरी से शुरू हुआ है, 25 फरवरी तक चलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है ये। अब बात करेंगे रिवीजन की। तो करंट अफेयर का रिवीजन कर ही रहे हैं हम लोग, 280 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, अब आगे भी बढ़ेंगे। देखो ये मैं सोच रहा हूं 300 क्वेश्चन तक ले चलो इसको, और उसके बाद स्टैटिक का शुरू कर दूं। स्टैटिक जीके कुछ दिन स्टैटिक जीके चलाया जाए, उसका रिवीजन कराया जाए, और CHSL का भी चलाया जाएगा। ऑफ कोर्स उसका एग्जाम आ रहा है, तो फिर प्रीवियस ईयर का भी मैं आपका कवर करवाऊंगा ही, इसी में कोशिश रहेगी, इसी में भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो बने रहिए आप लोग, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को। पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए गोदरेज एग्रोवेटर ने किस राज्य से समझौता किया है? असम, मणिपुर और त्रिपुरा से समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री ऑनलाइन शैक्षणिक गेम आजादी क्वेस्ट लॉन्च किए हैं, इनका नाम है अनुराग ठाकुर। ये कौन से केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री हैं? ये खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, पहली गोबर संपीड़ित बायोगैस परियोजना, इसको HPCL ने शुरू किया है। HPCL बोले तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महारत्न कंपनी है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने 2022 का लिबर्टी मेडल इनको मिला हुआ है। अच्छा, यूक्रेन के ये प्रेसिडेंट है। इनके साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि इस बार नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था। किसे मिला था? नोबेल का पीस प्राइज दोस्तों यूक्रेन की स्पिरिट को मिला था। स्पिरिट मतलब कि यूक्रेन के जितने भी लोग हैं उनको। इसके अलावा एक रसिया का NGO है और एक है बेलारूस का NGO, इन तीनों को मिला करके इस बार मिला था पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, नोबेल शांति का पुरस्कार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली सेवा शुरू की गई? जर्मनी में। और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर शुरू की गई? चाइना में। और चाइना चूंकि एशिया में पड़ता है, तो आप कह सकते हैं एशिया की पहली कहां पर? चाइना में। और जर्मनी पड़ता है यूरोप में। तो दुनिया में अगर पूछा जाए पहली बार, तो जर्मनी ने चलाया था। किस राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। किसे दोबारा पेटीएम का MD और CEO नियुक्त किया गया? विजय शेखर शर्मा को। और एंजेला मार्केल, इनको शरणार्थियों के स्वागत प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। ठीक, भारत के किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सिबते रजी का निधन हो गया? तो असम और झारखंड के ये पूर्व राज्यपाल थे, गवर्नर थे। वर्तमान में सऊदी अरब में भारत के राजदूत अहमद जावेद है। क्लियर, इतने क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं आज के करंट अफेयर को। हाल में किसने इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीता? इसको जीता है दोस्तों साई संजय ने। साई संजय आप यहां पर देख पाएंगे, ये हैं, और इन्होंने कार रेसिंग प्रतियोगिता जीत ली है, चैंपियनशिप जीत ली है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो इन्होंने MRF फार्मूला 2000 कैटेगरी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर कैटेगरीज में चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें विश्वास विजयराज ने LGBF 1300, इसके अलावा अर्जुन बालू ने ITC, इन सब का खिताब जीता। फिलहाल साई संजय का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीती हुई है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो देखो, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टॉप पर आए हुए हैं। इनको ग्लोबली 78% एक्सेप्टेंस रेटिंग मिली हुई है। एक सर्वे में यह बताया गया है। सर्वे किसके द्वारा जारी की गई है? अमेरिका की एक एजेंसी है द मॉर्निंग कंसल्ट, उसके द्वारा यह रेटिंग जारी की गई है। पिछले 3 बार से यही टॉप पर बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनके अनुसार ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में 78% एक्सेप्टेंस है। दूसरे पर है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, इनको 68% जनता जो है वो रेटिंग दी है, अप्रूवल रेटिंग दी है ग्लोबल लीडर के रूप में। ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अलेन बेरसेट जो है ये स्विट्जरलैंड के तीसरे स्थान पर है 62% के साथ। इसके अलावा जो बाइडन की अगर बात करें, जो बाइडन चाचा नहीं दादा कहेंगे, तो ये जो है ये 7वें स्थान पर हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन दोस्तों गुजरात में किया गया। देखो ये सब कुछ हो रहा है वही G20 वाला लेकर के। G20 की मेजबानी भारत कर रहा है, तो जगह जगह पर भारत के हर एक राज्य, हर एक कोने में कुछ ना कुछ मीटिंग जरूर आयोजित कराई जा रही है। सबको इसी बहाने में ना घुमाया जा रहा है, आओ घूमो,
सब लोग, और उसके बाद जा जा करके उनको बताया जाता है यहाँ पर ये फेमस है, यहाँ पर वड़ा पाव फेमस है, आप चलो खाओ, थोड़ा सा इकोनॉमी बढ़ाओ। तो मतलब भारत भर में जगह जगह पर आयोजन कराए जा रहे हैं। भारत के कल्चर, भारत के जो इकोनॉमी, जगह जगह स्टेट्स की, उनको भी बूस्टअप मिल रहा है। तो इसी वजह से अब इसी टर्म्स में देखो, एक जगह और हुआ था कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ मीटिंग्स आयोजित कराई जाएंगी, इसको लेकर के विवाद भी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ था, लेकिन आयोजित कराई जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही गुजरात में ही भी पहला फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीट नेक्स्ट वीक, ये अगले वीक शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और इसमें हरित पर्यटन यानी कि ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन, स्किल, और अगेन वही टूरिज्म, एमएसएमई और गंतव्य प्रबंधन, इन सब पर फोकस किया जाएगा। तो G20 कंट्रीज के जो अधिकारी हैं, आमंत्रित देश हैं, ये सभी आएंगे, यहाँ पर भाग लेंगे। तो गुजरात के कच्छ के रण में ढोढो में ये आयोजित किया जाएगा 7 से 9 फरवरी के बीच में। ठीक, चलिए अब गुजरात आया है। गुजरात की बारे देखिए कहाँ पर है मैप में, यहाँ पर है गुजरात। गुजरात दोस्तों ये 1 मई 1960 में महाराष्ट्र से अलग हुआ। पहले ये बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था ये, और ये जब अलग हुआ 1 मई 1960 को, तब 2 राज्य बने। ठीक है, मराठी बोलने वाले मराठा महाराष्ट्र में चले गए, गुजराती बोलने वाले गुजरात में चले गए। और उसके बाद गांधीनगर इसकी राजधानी है ही। भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी यहाँ के सीएम, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ पर अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो गिर नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से गिर और नल सरोवर ये ज्यादा पूछा जाता है। लोक नृत्य में गरबा डांडिया ज्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पर जिलों की संख्या 33 है, विधानसभा में 182 सीटें, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें जाती हैं। राजकीय पशु है एशियाई शेर, और सबसे ज्यादा एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। हंसावार जो है राजकीय पक्षी है, राजकीय पुष्प है गलगोटा। अच्छा, शताब्दी बैच दोस्तों रेलवे का, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लें। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, जिन जिन लोगों को कहा गया था बुक दिया जाएगा, जो जो लोग 799 पर पेमेंट किए थे या 699 पर पेमेंट किए थे, ठीक है, तो उन लोगों को बुक दिया जाना था ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। वो सभी लोग व्हाट्सएप पर एक बार फिर से अपना एड्रेस भेज दें, क्योंकि क्या हुआ ना कि मैं सोच रहा था कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाए एक साथ, तो एक साथ सबको कोरियर करवा दिया जाए। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं सभी लोग अपना अपना व्हाट्सएप पर जहां पर अगर एड्रेस भेजे हैं, तो एक बार फिर से कोई मैसेज कर देंगे जिससे उनका मैसेज ऊपर आ जाए, और जो लोग नहीं एड्रेस भेजे हैं वो लोग फिर से एड्रेस भेज देंगे। ध्यान रहे, जो लोग 699 या 799 पे किए थे उन्हीं को दिया जाएगा। जो लोग 26 जनवरी के डिस्काउंट ऑफर में बैच ज्वाइन किए थे, उनको ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक नहीं दी जाएगी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है बैच, अभी भी मौका है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने किस आईआईटी संस्थान को प्रयोगशाला में विकसित हीरे पर शोध करने के लिए 242 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? तो दोस्तों आईआईटी मद्रास को मिला है 242 करोड़ रुपए। किस लिए? प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। आपको अगर याद हो, इस बजट में एक और चर्चा चली थी कि इस बार आर्टिफिशियल जो होगा हीरा, डायमंड्स होगा, उस पर उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उस पर छूट दी गई है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल हीरा क्या है? तो देखो, एक हीरा होता है जो तो खदानों में पाया जाता है, ठीक है, नॉर्मली जो कई सालों तक दबा रहता है, हजारों सालों तक, तब हीरा बनता है, वो पाया जाता है। अब एक नया टेक्नोलॉजी आया है, लैब ग्रोन डायमंड। तो लैब ग्रोन जो डायमंड है, एलजीडी, इसके विकास के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है चाह रही है कि आईआईटी मद्रास को जिम्मेदारी सौंपी जाए, इस पर वो रिसर्च करे। ठीक है, तो इस पर रिसर्च करे, शोध करे, और इसका प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्योंकि भाई आभूषण जो है ये, इसकी डिमांड तो कभी कम होने वाली नहीं है, और इतना हीरा लाएंगे कहाँ से? तो ऐसे में 242 करोड़ रुपए दिए गए हैं आईआईटी मद्रास को, जिससे वो लैब ग्रोन डायमंड पर रिसर्च कर सके और अच्छे से। और इस बार के बजट में भी साफ साफ तौर से कहा गया था कि इस बार जो लैब ग्रोन डायमंड्स होंगे, या कहें आर्टिफिशियल जो डायमंड्स होंगे, जो मानव निर्मित डायमंड्स होंगे, उनको क्या किया जाएगा? उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उन पर छूट भी दी जाएगी। तो सरकार जो है लैब में तैयार हीरो के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले सीड के आयात पर शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया हुआ है। आईआईटी मद्रास के बारे में अगर बात करें, तो दोस्तों ये हाइपरलूप पर भी सिस्टम के लिए काम करने के लिए ये इंडियन रेलवे के साथ समझौता किया हुआ है। और अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली ही इसने भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस लॉन्च किया।
भार ओएस बहुत ही जबरदस्त अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स या फिर आईओएस वगैरह, एंड्रॉइड वगैरह यूज करते हो ना, ऐसे भार ओएस होगा अपना खुद का। ठीक है। आईआईटी मद्रास में छात्रों द्वारा सारंग नाम का एक महोत्सव आयोजित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसने ही समुद्र की तरंगों से बिजली उत्पन्न करने वाला उपकरण या कहें डिवाइस बनाया था आईआईटी मद्रास ने। ये सभी आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। आईआईटी भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट भी है, जब भी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग आती है तो इसमें टॉप पर रहता है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी ये रिसर्च कर रहा है। इसके अलावा नीलकेणी केंद्र भी इसी ने लॉन्च किया था। नीलकेणी केंद्र आईआईटी मद्रास के द्वारा ही तो लॉन्च किया गया था। बहुत सारी रैंकिंग आती रहती हैं। सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए इसने रोबोट विकसित किया था, जिसको होमो एसएपी नाम दिया गया। होमो एसईपी नाम दिया गया। ठीक है। सेप्टिक टैंक की सफाई वाला रोबोट था। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में परमाणु टरबाइन के लिए पुर्जों की भारत की पहली आपूर्तिकर्ता कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये अब परमाणु टरबाइन के लिए पुर्जों की भारत में आपूर्तिकर्ता कंपनी बन गई है। यानी कि इंडिया की पहली ऐसी स्वदेशी कंपनी है जो परमाणु से रिलेटेड, परमाणु टरबाइन से रिलेटेड जो पुर्जे हैं उसको बनाएगी, और ना सिर्फ बनाएगी बल्कि ये एक्सपोर्ट भी करेगी। ठीक है। यहाँ पर देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, आजाद इंजीनियरिंग इज इंडियाज फर्स्ट सप्लायर ऑफ पार्ट फॉर न्यूक्लियर टरबाइन। तो दोस्तों ये जनरल इलेक्ट्रिक स्टीम पावर के साथ समझौता किया है इसके लिए। अब ये परमाणु टरबाइन के पार्ट की आपूर्ति करेगी। ठीक है। तो फ्रांस के बेलफोर्ट में बनाए गए परमाणु टरबाइन असेंबल किए जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? चलिए, ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का झील है, ओडिशा में स्थित है, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? 75। आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी है। राज्यसभा याद हो तो वो भी बता दीजिएगा। ओलंपिक में अब तक भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? कल की वीडियो ध्यान से देखे होगे तो जरूर आंसर कर ले जाओगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलेगी। लोको पायलट का बैच ज्वाइन करना है तो आप वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो वगैरह भी देख सकते हैं, डेमो भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी ई बुक वगैरह अगर कुछ भी चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई बुक अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप ले सकते हो। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।